सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस तथा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज जो नेक्स्ट क्लास है उसके साथ मिल रहे हैं। इसमें एमए ऑब्लिक एमएससी प्रीवियस ज्योग्राफी और पेपर फर्स्ट है भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन इसमें यूनिट चल रहा है, यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है भौगोलिक विचारधाराएं। भौगोलिक विचारधाराओं के अंदर है वैज्ञानिकों का योगदान। तो देखो नंबर इसमें प्रश्न पर क्या आया है, मध्यकाल में अल बरूनी, मध्यकाल था, इसके अंदर अल बरूनी व इब्न बतूता, अल बिरूनी व इब्न बतूता के योगदान का वर्णन कीजिए। यहाँ पे दोनों का वर्णन पूछा है। आपके एग्जाम में प्रश्न 20 नंबर का आता है, एक प्रश्न, टोटल 5 प्रश्न करने रहते हैं 9 में से 3 यूनिट में से। आप देखो अल बरूनी की पहले नंबर फर्स्ट बात करते हैं हम अल बरूनी, अल बिरूनी या अल बरूनी। अल बरूनी इनका जो टाइम है, समय है 973 से 1039 AD। इस टाइम में इन्होंने, ये उनका जन्म था और इसमें जो कार्य वगैरह इसके बाद में ये इनका समय था। इनका पूरा नाम अबू रिहान मोहम्मद था। अबू रिहान मोहम्मद था, ठीक है। ये उज्बेकिस्तान गणतंत्र के निवासी थे। अल बरूनी ने अपना ज्ञान अर्जन की निष्ठा के द्वारा विभिन्न विषयों जैसे दर्शन, धर्म, गणित, कालक्रम, विज्ञान, चिकित्सा, अनेक भाषाओं व सहित में विदिता हासिल कर ली थी। वे रचनात्मक प्रतिभा वाला व्यक्ति था, यानी उसका जो प्रतिभा निखारी जाती है वो आप सबके अंदर भी है। उसी प्रकार उनमें क्या थी, रचनात्मक, यानी नए नए चीजों को बना के सब देखना, बनाना, बिल्कुल जो रचना करना उनकी, तो रचनात्मक छवि थी वो। उसमें दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता, आगमन, तार्किकता के प्रति गहरी आस्था थी। उनके विनोदी स्वभाव, साहस, बहुकौशल, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, परिश्रम ने उसे प्रतिभावान बनाया। वह विचारों का संश्लेषण करता था, यानी यहाँ पे वो क्या करता था, अल बरूनी विचारों का संश्लेषण करता था, मंथन करता था माइंड में बिल्कुल से। फिर उनमें क्या करता था, उनका निष्कर्ष या सार निकालता था अलग से, बिल्कुल से, कि अलग से क्या पॉजिटिव निकला। तो हर प्रकार से वो क्या करता था, एक निष्कर्ष के रूप में उनको प्रस्तुत करते थे। 11वीं सदी के अंदर है, जो 11वीं शताब्दी थी, ग्यारहवीं सदी, यह अल बरूनी का युग कहा जाता था। किसका युग कहा जाता था, अल बरूनी का। किसको, 11वीं सदी को कहा जाता था। अब इनकी जो मुख्य मुख्य बुक्स है उन दो कौन कौन सी है, अब इनके बुक्स की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट बुक्स है अल हिंद। अल हिंद हो गया। सेकंड जो बुक है इन्होंने लिखी है तारीख अल हिंद, तारीख अल हिंद। थर्ड बुक है इनकी जो इन्होंने लिखी थी कानून अल मसूदी, कानून अल मसूदी, ठीक है। बादशाह मसूद के कानून थे इसमें। मसूद के कानून।
इस बुक के अंदर टोटल जो है बादशाह मसूद के कानूनों का फोर्थ इनकी बुक है अत्थर अल बगिया। नंबर 5वां है किताब अल जमाकीर। किताब अल जमाकीर इनकी अगली बुक थी। अगली कृति है जमीकीर हो गया। किताब अल सेदना, किताब अल सेदना, ठीक है। इसके बाद में था अल तहदीद। 7वीं जो बुक है इनकी वो है अल तहदीद, ठीक है। इनके बाद में इन्होंने जो अगला कार्य किया, आपने इन बुकों को लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आप देख लीजिए, इनको लिख लीजिए। लिख लिया होगा आपने, मैं मिटा रहा हूं। अगली बुक्स देखते हैं इन्होंने क्या किया था। इनकी नेक्स्ट है वो है पतंजलि के ग्रंथ। पतंजलि का जो ग्रंथ था महाभाष्य, पतंजलि का जो ग्रंथ था महाभाष्य का अरबी में अनुवाद किया था। अरबी में अनुवाद किसने किया था? अल बिरूनी ने ही किया था। अब देखो आगे, इन्होंने भूगोल से संबंधित कितनी बुकें लिखी थी? 27 बुक्स लिखी थी टोटल, जो मुके आपको बता दी। और इसके अलावा 27, जिनमें 12 पुस्तकें मानचित्र कला, जिनमें से 12 पुस्तकें थी वो किस पे थी? मानचित्र कला पर। 12 पुस्तक मानचित्र कला पे तथा भूगणित और जलवायु विज्ञान प्रत्येक पर 4-4 पुस्तकें थी। अन्य पुस्तकें धूमकेतुओं, उल्काओं, सर्वेक्षण आदि से संबंधित थी। अल बिरूनी का प्रमुख योगदान खगोल विज्ञान और गणित, भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के अंदर था। यानी मुख्य इन तीनों के अंदर इनका योगदान दिया। आगे देखो, अल बिरूनी में ज्ञान की पिपासा अद्भुत थी, यानी एक जिज्ञासु प्रवृत्ति उनमें महत्वपूर्ण थी। यानी हर कॉन्सेप्ट को जानने की इच्छा उनमें सबसे ज्यादा था, जिसको बोला जाता है पिपासा की शक्ति। एक प्यासे व्यक्ति की बाती वह लौट कर ज्ञान के स्रोत पर जा पहुंचकर अपनी पिपासा को शांत करता था। वह अपने जीवन में समय का एक क्षण भी फिजूल वेस्ट, यानी अपने जीवन का एक क्षण भी उन्होंने वेस्ट नहीं जाने दिया। सभी जो समय था उसको ज्ञान अर्जन के अंदर ही लगाया। तो अल बिरूनी को कह सकते हैं कि महान भूगोलविद थे। ये भूगोल के अंदर इन्होंने अलग अलग किया। तो पहला नंबर देखते हैं खगोल विज्ञान में योगदान। नंबर 5 देखते हैं खगोल विज्ञान में योगदान। खगोल विज्ञान का योगदान है कि अल बिरूनी ने पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की अधिकतम व न्यूनतम दूरियों को भी नापा था। यानी चंद्रमा और सूर्य दोनों के, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी वो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के मध्य की अधिकतम व न्यूनतम दूरियों को मापा था और उन्होंने माप भी बताई थी। इनमें 63 डिग्री 72 मिनट 40 सेकंड व 31 डिग्री 55 मिनट 55 सेकंड
मापे थे। उन्होंने बताया कि ज्वार के उतार चढ़ाव, उन्होंने क्या बताया, तो इसके अंदर पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य दूरियां। सेकंड क्या बताया उन्होंने, दूसरा ज्वार के ऊपर, ज्वार का उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव के कम अधिक ऊंचाई चंद्रमा की अवस्थाओं या कलाओं का परिणाम होती है। यानी ये जो उतार चढ़ाव किसकी है, चंद्र कलाओं की, चंद्र कलाओं का परिणाम है। ठीक है, तो ये भी इन्होंने बताया। इसके बाद में इन्होंने जो अगला है, इन्होंने बताया कि सूर्य व चंद्रमा के प्रभाव से ऋतु व ज्वार भाटे आदि पर प्रभाव पड़ते हैं। यानी जो सूर्य है और चंद्रमा है उनका ज्वार भाटे पर तथा ऋतुओं पर प्रभाव पड़ता है। तो ये दृष्टिगोचर भी होता है अपने नॉर्मली। इसके बाद में इन्होंने सोमनाथ पर आने वाले ज्वार का विस्तृत वर्णन किया। सोमनाथ में आने वाले विस्तृत ज्वार का वर्णन किया। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने काल्पनिक वृत्तों व संकेतों जैसे ध्रुवों, विषुवत वृत्त, देशांतर वृत्तों, अक्षांश, विपत्त गमन तथा राशि चक्रों के चिन्हों को भी परिभाषित किया। तो इन्होंने राशि चक्रों को भी परिभाषित किया तथा अक्षांश व देशांतर वृत्तों को भी परिभाषित किया। इन्होंने समय व तिथियों के अध्ययन में विशेष ध्यान दिया। समय व तिथियों, समय व तिथियों के अध्ययन में विशेष ध्यान दिया। विविध देशों के कैलेंडरों का अध्ययन भी किया। विभिन्न प्रदेशों के दिन व रात के समय के अंतर के बारे में और ध्रुवों पर लंबे दिनों जैसी समस्याओं को भी सुलझाया। अल बिरूनी ने यूनानियों के नामों को 48 आकृतियों व 12 तारामंडलों जो एक पट्टी में थे वो अपनाया। यानी इनके अनुसार इन्होंने अपना लिया। अल बिरूनी तारागणों की दूरी संबंधी तथा उनके विस्तार के बारे में भारतीय गणनाओं का प्रयोग करता था। वे ग्रहों के बारे में बताते थे कि पृथ्वी तारों की और ग्रह उसके अनुसार भाग आगे बढ़ते हुए चंद्र, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति व शनि की भांति व्यवस्थित थे। उनका जो मूल उद्देश्य था, देखो क्या, आज साथ साथ में शॉर्ट नोट तैयार कर रहे होंगे। उनका मूल ध्येय प्राकृतिक नियमों को वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रस्तुत करना था। वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रस्तुत करना। उद्देश्य था इनका। ठीक है, इसके बाद में वह सदैव सतत अवलोकन क्रियाओं द्वारा आंकड़ों के संकलन पर जोर देता था और उनका प्रयोग सिद्धांतों नियमों में सफल दिखाना चाहते थे। तो ये अल बिरूनी का महत्वपूर्ण योगदान था। और ये भूगोल ज्योग्राफी में सभी हैं, तो मुख्य रूप से अलग अलग मुख्य रूप से योगदान इनका था। अब बात करते हैं जो सेकंड योगदान है वो देखो। सेकंड है इन्होंने गणित में योगदान दिया। गणित में योगदान अल बिरूनी एक महान गणितज्ञ थे। ज्यामिति और अंक गणित पर उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था।
वे बीजगणित के विशिष्ट माने जाते थे। यानी सर्वाधिक कौन सी थी? इनकी बीजगणित। बीजगणित पे ये सबसे ज्यादा ध्यान देते थे। इनकी विशेष योग्यता गोलीय त्रिकोणमिति में भी थी और भारतीय अंकगणित में उनका अच्छा तालमेल था। उन्होंने शशिकांत अल हिंद की रचना की, जिसे राशि चक्कर के भारतीय ज्ञान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो भौतिक भूगोल में योगदान। तीसरा है इनका भौतिक भूगोल में योगदान। भौतिक भूगोल में योगदान भू आकृति विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान के अल बिरूनी ने महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अरब गुरजान खारिज के मैदानों के जीवाश्मों की विभिन्न किस्मों की तुलना इस स्थानों पर समुद्रों में होने का प्रमाण देते हैं। उनके अनुसार सिंधु गंगा का मैदान नदियों द्वारा लाई गई तलछट से बना था। उन्होंने बाढ़ों व स्रोतों का भी जिक्र किया और नदियों के मार्ग में बदलाव संबंधी अध्ययन जुर्निहा, बल्क और ऑक्सस के बारे में बताया। अल बिरूनी को विभिन्न खाड़ियों व लघु समुद्रों आदि का सही ज्ञान था। अब ये क्या करते हैं, कहीं कहीं पर जो इनका जो अरबी भाषा का शब्द किया है तो अंतर दूसरा होता है। इन्होंने कहीं कहीं जगह पर भाषा कौन सी ली है, इन्होंने अरबी भाषा को वर्णन किया है। यानी अरबी भाषा के अंदर इन्होंने वर्णन किया है कई शब्दों का, जैसे बल्क होता है तो इन्होंने शब्द का अर्थ अलग। इसी प्रकार से उन्होंने यूरोप के उत्तर पूर्व में उसने हिम सागर का उल्लेख किया। ऐसा ही सागर पश्चिम में भी एक बताया। ठीक है, बाल्टिक सागर को वह वारंग कहता था। बाल्टिक सागर को क्या कहते थे? वारंग कहते थे। वारंग नाम से डिनोट करते थे। भूमध्य सागर के बारे में ज्ञान रखते थे। हिंद महासागर का उन्होंने द्वीपों के द्वारा जगह जगह घेरा हुआ बताया। हिंद महासागर को उन्होंने बताया कि कहीं कहीं पे द्वीप है और कहीं कहीं पे बीच में महासागर है। अब अगली बात करते हैं इनकी, वो है प्रादेशिक भूगोल के अंदर देखो इनका योग। नंबर 4 है प्रादेशिक भूगोल में योगदान। देखो प्रादेशिक भूगोल के अंदर योगदान है। अल बिरूनी ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बहुत से देशों की प्रादेशिक विशेषताओं का वर्णन किया। उत्तरी यूरोप में खनिज उद्योग प्रचलित था। पश्चिम में उन्होंने शराहों, बुल्गारिया, रूसी सलाहों और अजोब का वर्णन किया। अफ्रीका के बारे में वह आश्वस्त था कि वह सुदूर दक्षिण में विस्तृत है। उसने विषुवत रेखा के समीप स्थित चंद्र पर्वत जो नील नदी का स्रोत है का उल्लेख किया। यानी इन्होंने क्या किया, चंद्र पर्वत के बारे में बताया जो कहां है, नील नदी का स्रोत है का उल्लेख किया। उन्होंने नील नदी में आने वाली बाढ़ों के कारणों का विश्लेषण भी दिया और नदी के ऊपरी भागों को में घोर वर्षा के लिए उत्तरदायित्व भी ठहराया। एशिया के विषय में ज्ञान विस्तृत व पर्याप्त सही था। वह हिमालय में एशिया की अधिकांश नित्यवाही नदियों को स्रोत मानता था। वह पूर्वी साइबेरिया में बेकॉल झील के प्रदेश तथा अंगोरे नदी के क्षेत्र को तुर्की का देश मानता था। वह भारत का विस्तार कश्मीर से लेकर दक्षिणी प्रायद्वीप तक मानता था, जो पर्याप्त सही है। यानी भारत को उन्होंने क्या था, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिणी अंतरिक्ष तक इनको मानता था, जो इनके बताए अनुसार सही निकला था। वह कहता था कि पूर्वी एवं पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा के वितरण को नियंत्रित करते हैं। यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी जो प्रायद्वीपीय तट है वो भारत में किसको नियंत्रित करते हैं, वर्षा को। इसके बारे में भी इन्होंने बताया था। अल बिरूनी प्रथम व्यक्ति था जिसने सिंधु व उसके उद्गम, प्रवाह मार्ग और बाढ़ों के बारे में सही जानकारी दी थी। ध्यान रखना, इन्होंने सिंधु नदी के बारे में
सिंधु नदी के मार्ग, अफवाह आदि के बारे में सही जानकारी दी थी। किसने? इल अल बरूनी ने उनके प्रभाव और बाटों की सही जानकारी। पंजाब और अफगानिस्तान के बारे में उनका ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान उसके व्यक्तिगत अवलोकनों पर आधारित था। उन्होंने नूर, केरा, सरबत, सवा, पाचीर, बितूर, अफगानिस्तान, वियतरा, झेलम, चंद्रहारा, चिनाब, इरवा, रावी और सलदर यानी सतलज नदियों का भी वर्णन किया। यानी इनको अरबी भाषा में इन्होंने अलग नाम दिया है और इस अपनी जो भाषा है उसमें इनके अलग नाम है। जैसे इन्होंने बताया चंद्रहारा, चंद्रहारा को क्या कहा जाता है अपनी भाषा में? चिनाब नदी कहा जाता है। इसी प्रकार बियतारा, जो बियतारा नदी है उसको क्या कहा जाता है? झेलम कहा जाता है। इसी प्रकार जो इरवा नदी है, इरवा नदी को क्या कहा जाता है? रावी नदी कहा जाता है। तो इनको जो अरबी भाषा के शब्द थे उन शब्दों के अनुसार इन्होंने बाद में इनका रूपांतरण हिंदी भाषा में कर लिया गया। उनके अनुसार सिंधु की 5 सहायक नदियां मुल्तान के समीप पंजाब में पंचनद नदी में मिल जाती है। और आपको पता है वर्तमान में यही है जो 5 नदियां हैं वो मिलती है। उन्हें उत्तरी पश्चिमी भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, विशेषतः कश्मीर के बारे में बताया। वह उपजाऊ चौरसीय पठार पर विस्तृत है जो चारों ओर से दुर्गम पहाड़ों से घिरा है। उसका दक्षिणी व पूर्वी भाग हिंदुओं द्वारा बसा है जबकि पश्चिमी भाग मुस्लिम शासकों द्वारा बसा है। इन्होंने जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उनके 2 भाग करके बताया कि इस भाग में हिंदू और रहते हैं और इस भाग में मुस्लिम शासक रहते हैं। तो उनका ज्ञान ठीक था। अगला है, इन्होंने भारत के जो ऋतुओं का है वो सही वर्णन किया। मैं इसको मिटा दूंगा, आप साथ के साथ में शॉर्ट नोट्स लिखते रहे जहां तक हो, क्योंकि आपको लिखने में जो सुना हुआ है थोड़ी देर बाद भूल जाते होंगे। तो इसको है आप साथ के साथ में शॉर्ट नोट लिखोगे तो अच्छा भी रहेगा। उन्होंने भारत की ऋतुओं का सही वर्णन दिया और मानसून हवाओं की प्रकृति का वर्णन किया। जो मानसून की हवाएं थी जैसे कि मानसून हवाओं की किस प्रकार से किधर से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व या दक्षिणी पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर किस प्रकार से चला करती है। वह शीतकाल में होने वाली वर्षा माउट के बारे में भी उन्होंने बताया। यानी शीतकाल में जो भूमध्य सागरीय पवनों से जो बारिश होती है वो माउट कहलाती है। उन्होंने हिंदू समाज में जातियों के उद्भव, मूर्ति पूजा और हिंदू स्थापत्य कला का भी विवरण प्रस्तुत किया। तो हिंदू समाज की जो जातियां थी तथा इनके उद्भव थे, मूर्ति पूजा थी, हिंदू स्थापत्य कला थी, जितनी भी हिंदुस्तान में स्थापत्य कला का विकास हुआ उनका छिटपुट यानी कई जगह पे उन्होंने बिल्कुल से उल्लेख किया। उन्होंने सांख्य योग के बारे में बताया तथा इसके गीता तथा पतंजलि, विष्णुधरा व कुछ पुराणों सहित वेदों के ज्ञान का अर्जन कर हिंदुओं की आस्था का सबसे पहले वस्तुनिष्ठ विवरण भी दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने हिंदुओं की जो आस्था है उनका विवरण भी दिया। ये मुस्लिम जो शासक होते हुए यानी अल-बरूनी मुस्लिम शासक होते हुए भी ये बताया। अब अगला है खगोल विज्ञान में योगदान हो गया। इसके बाद इन्होंने दिया है 5वां, देखो औसत विज्ञान में औसत विज्ञान के अंदर है। औसत विज्ञान में जो औसत विज्ञान है इसमें अल-बिरूनी ने औषधियों के निर्माण से संबंधित औसत विज्ञान पर भी पुस्तक लिखी, दवाइयां बनाने और उनसे रोगों के उपचार की विधियों का वर्णन किया। संक्षेप में कहा जा सकता है उन्होंने अथक परिश्रम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गौर प्रयास बल पर अरुणी मध्ययुगीन काल के अत्यंत अग्रणीय जो भूगोलविद्ता थे, इन्होंने लगभग सभी जो भूगोल की जो चीजें हैं, भूगोल की जो शाखाएं हैं उनमें उनका योगदान आपने पढ़ी लिया विस्तृत रूप से। तो ये था अल-बिरूनी का योगदान।
अब सेकंड बात करते हैं इब्न बत्तूता। सेकंड है इब्न बत्तूता। इब्न बत्तूता ये 1304 से 1368 ईस्वी एडी इनका कार्यकाल था, यानी जन्म। और इनका पूरा नाम अब्दुल महमूद, यानी इनका जो नाम था वो अब्दुल्ला महमूद था, और इनका उपनाम क्या था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मोहम्मद का उपनाम इब्न बत्तूता था, यानी अब्दुल्ला महमूद था, इन्हीं का नाम क्या था? इब्न बत्तूता था। इनका जन्म उत्तरी अफ्रीका के टैंजियर्स नगर में एक मुस्लिम न्यायाधीश यानी काजी के परिवार में, काजी परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1325 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में मक्का की हज यात्रा की। वह मिस्र, सीरिया, इराक, फारस, अरब, जिंजीबार, एशिया माइनर, किचपिट देश, भारत, मालदीव, लंका, सुमात्रा और चीन देशों की यात्रा कर अनुभवी बना था। यानी उन्होंने यात्राएं काफी की तथा यात्राओं के बाद में जो अनुभव लिया, अनुभव के आधार पर उन्होंने देखा और फिर लिखा। यात्राओं में उन्होंने अरब में ऐसे बागो, यमन, अदन, ओमान, जालिया, मकदिसू तथा इथोपिया को भी घुमा फिरा, जहां कोई पहले नहीं पहुंच पाया था, यानी वहीं पहुंचे थे। अफ्रीका के पूर्वी तट पर जहाज खेता वह किल्वा 10 डिग्री निस्बत के दक्षिणी तक जा पहुंचा। यहाँ वह अरब वासियों के व्यापारिक मोतासरे मोजाम्बिक से सोफाला आधुनिक जो बंदरगाह है के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सका। इब्न बत्तूता यह मानता था कि उष्णकटिबंधीय इतना उष्ण नहीं है कि वहां बसा नहीं जा सके। वहां अनेक आदिवासी जनजातियों का मूल निवास था, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में ये बताते थे कि इतना गर्म प्राचीन वो नहीं है क्षेत्र कि वहां पे बिल्कुल कोई नहीं रह सकता है, क्योंकि इनको पता था कि वहां पे कौन सी विभिन्न प्रकार की जो आदिवासी जनजातियां हैं वो वहां पे निवास कर रही है, पहले से ही निवास कर रही है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कोई भी निवास कर सकता है, बस थोड़ी सी परेशानी यानी अस्वस्थकर मौसम जरूर रहता है। मोजाम्बिक से इब्न बत्तूता मक्का लौटा और पुनः बगदाद, फारस तथा काला सागर के इर्द गिर्द प्रदेशों का दौर करने रवाना हुआ। उसने एशिया माइनर, रूसी स्टेपीज प्रदेश और अंत में बुखारा व समरकंद की यात्राएं भी की। अफगानिस्तान से गुजरते हुए पहाड़ों को पार करके वह भारत में जा पहुंचा। यहाँ उसने मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे भारत में किससे मिला हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल कब था? 1325 से 1351 ईस्वी में दरबार में सेवा ग्रहण की तथा देश में विस्तृत रूप में घूमा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? सेवा की। किसमें? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया तथा यहाँ पे उन्होंने सेवा की। सुल्तान ने उन्हें चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा, परंतु वहां जाने से पहले वह मालदीव, लंका यानी श्रीलंका जो वर्तमान में है, बंगाल, असम, कामरूप और ढाका, जिसको असम को कामरूप कहा जाता था पहले, ढाका और सुमात्रा की यात्राएं कर सका। चीन में अपना कार्य पूरा कर वह भारत वापस आकर अंत में फेज, मोरक्को की राजधानी लौटा। मार्ग में लौटते हुए मिस्र, अलेक्जेंड्रिया व ट्यूनिस घूमे। इसके बाद वह सार्डिनिया, ग्रांडा,
उन्होंने मुस्लिम निग्रो जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की। इब्न बत्तूता ने लगभग 24 वर्षों में 75,000 मील की यात्राएं पूरी की थी, यानी इनकी यात्राएं हैं 75,000 मील। इन्होंने यात्राएं की थी जो लगभग कितने सालों में थी, 24 वर्षों के अंदर पूर्ण किया था। इस इब्न बत्तूता प्राकृतिक जो दशाओं के वितरण में इतनी रुचि नहीं रखता था जितनी कि मानव वितरण में, यानी वो प्राकृतिक विवरण है उसमें रुचि नहीं रखता था, मानव विवरण में रुचि ज्यादा रखता था। और इब्न बत्तूता, ये इनकी मुख्य खासियत थी। जितने की मानव विवरण, वह मानवों के रीति रिवाजों, उनके स्वभाव के बारे में, परंपराओं के बारे में, विशेषताओं के बारे में, आवागमन के साधनों के बारे में, संसाधनों और उद्योग धंधों संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करने में तत्पर रहता था हमेशा। उसके लेखों में नर विज्ञान यानी मानव शास्त्रीय तथा रोचक प्रसंग सम्मिलित है। उसकी पुस्तक, उनकी जो बुक थी, बुक कौन सी थी उनकी, रिहला, उनकी बुक थी रिहला। मर्दाओं, कृषि, अर्थव्यवस्था व तत्कालीन मुस्लिम जगत की राजनीतिक दशाओं व ऐतिहासिक विवरण को प्रस्तुत करती थी, या का इसमें रिहला में अध्ययन मिलता था टोटल इस बुक में। वास्तव में ये एक भ्रमणशील भूगोलवेता थे जिनका उद्देश्य विश्व के विभिन्न स्थानों और देशों की यात्रा करना और वहां के प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दशाओं से परिचित होना था। और उनका क्या करना, भौगोलिक रूप में यानी प्राकृतिक, सांस्कृतिक ये तो वर्णन करना था तथा उनकी दशाओं का उल्लेख भी करना था। वह धर्म का सच्चा पालन करने वाला पीर पैगंबर थे, उनकी प्रति श्रद्धावान भी रहने वाला था। तो इस प्रकार से उनका जो भौगोलिक वर्णन है उसका आप डायग्राम भी बना सकते हो और डायग्राम के माध्यम से टोटल इनका जो वर्णन करोगे आप, तो इसमें वर्तमान नक्शे के आधार पर उन्होंने भारत, अफ्रीका और सभी को आप मानचित्र में इस प्रकार से दर्शा के डॉट डॉट बिल्कुल इनकी यात्राओं को इस प्रकार से दर्शाना रहेगा। ये यूरोप वाला क्षेत्र है जो यहाँ पे आप दर्शाओगे इस प्रकार से, और इधर ये जो क्षेत्र है इसके बाद में इधर भारत वाले क्षेत्र में उन्होंने यात्राएं की तो इसको भी दर्शाओगे, और इधर चीन वाला देश क्षेत्र है उसको भी दर्शाओगे। तो इस प्रकार से जो जो यात्राएं की उन्होंने मध्य के अंदर, तो उन यात्राओं को भी दर्शाओगे। इस प्रकार से उन्होंने जो जो यात्राएं की उनको डेलिकेट करोगे और रेखा क्षेत्र के अनुसार इनको दर्शाओगे। फिर साथ में ही जैसे यहाँ पे इन्होंने जो सागर था यहाँ पे, इसके बारे में भी दर्शाओगे। ठीक है, तो ये था इब्न बत्तूता का योगदान, और इसमें आप अगर रेखा चित्र से इनको बनाओगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, और पूरे में से पूरे नंबर देने की कोशिश भी करता है एग्जामिनर। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।